हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? आज हम करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर में नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या करना है, सबसे पहले आज का क्वेश्चन कौन सा है वो पढ़ते हैं। तो क्या आज का क्वेश्चन है कलेक्टिव प्रॉपर्टीज एंड डिटरमाइन द मोलर मास। बराबर है, अपनी कलेक्टिव प्रॉपर्टीज है उनको देख के उसका मोलर मास किस तरह से फाइंड करते वो देखना है। तो डिटरमाइन द मोलर मास ये हमें आज समझना है। तो पहले हम समझ लेते हैं पूरा कि क्या है, देन एलिवेटिव देखने हैं तो वो देख लेते हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। चलो, सबसे पहले हम जानते हैं कि जब हम कोई कंटेनर में कोई भी सॉल्वेंट लेते हैं लाइक दिस वाटर जो वॉलेटाइल है, तो उनका जो वेपर प्रेशर है क्योंकि वो अपने आप वेपर बनेगा, वेपर प्रेशर है। जब वो सॉल्यूशन बनेगा उसके अंदर सॉल्यूट ऐड करते हैं तब उनका जो वेपर प्रेशर होता है उसमें डिफरेंस होता है। इनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि वो वॉलेटाइल है, और सॉल्वेंट है वो वॉलेटाइल है, और जो सॉल्यूट ऐड करते हैं वो नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल है, उनको वॉलेटाइल नहीं करने देगा, मतलब उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए रोकेगा। जैसे ऊपर सरफेस के, इसके पहले हमने टॉपिक में देखा था सरफेस में, हाँ, सिर्फ ये सॉल्वेंट ही नहीं रहेंगे बट बीच बीच में सॉल्यूट के भी पार्टिकल्स आएंगे, तो सॉल्यूट के पार्टिकल उनको वेपर बनने से रोकेंगे, उसको वेपर जल्दी से नहीं बनने देंगे। तो सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट लेते हैं, उनसे सॉल्यूशन जब बनाते हैं उनका वेपर प्रेशर है वो लेस होता है, कम होता है। अब देखो, जब वेपर प्रेशर में ये चेंजेस आते हैं, डिक्रीज होते हैं, तो उनमें कौन कौन से पॉइंट में, ये तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ऐसी है जिसमें हम चेंजेस ला सकते हैं। जैसे कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, उसमें चेंज होगा रिलेटिव lowering of vapor pressure of the solution। सेकंड है डिप्रेसिंग या डिप्रेशन भी लिख सकते हैं। और फ्रीजिंग पॉइंट, उसमें भी चेंज होगा। फ्रीजिंग पॉइंट पे वो आज हम देखेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट में अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन लेते हैं तो क्या चेंज होता है वो भी हम देखेंगे। ऑफ द सॉल्वेंट, थर्ड है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यस, एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। और फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। यस, प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ये चार में चेंजेस होते हैं। ऑल दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट, मतलब जितने सोल्यूट इसमें डिजोल्व करेंगे उनके ऊपर डिपेंड है ना कि इनके नेचर के ऊपर। मतलब सॉल्वेंट कौन सा मैंने अंदर ऐड किया है उनके नेचर के ऊपर नहीं है। हाँ, उनका नेचर तो एक ही है, नॉन वोलेटाइल, बराबर, वो पता है हमें। बाकी कोई नेचर के ऊपर इनका कोई डिपेंड नहीं है। कितने कंपोनेंट, 1 मोल 2 मोल, कितने मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं उनके ऊपर डिपेंड है। इसीलिए इस प्रॉपर्टीज को, ये सारी प्रॉपर्टीज को हम कहेंगे कॉलेक्टिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि वो कितने मोल्स, इससे पहले भी हमने एक बार डिस्कस कर लिया है कि कितने मोल्स हमने इसके अंदर ऐड किए, इनके ऊपर डिपेंड है। चलो, इसके बाद हम टॉपिक लेते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पॉइंट है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर,
चलो उनमें क्या है ये पॉइंट हम करते हैं। तो हम जानते हैं कि कोई भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो ज्यादा होता है सॉल्यूशन से, वो हम जानते हैं। जब उनमें सॉल्वेंट ऐड करते हैं तब उनका वेपर प्रेशर है वो लेस हो जाता है, ये भी हम जानते हैं। उनके पार्टिकल्स है वो उनके अंदर मिक्स होते हैं, उनके साथ इंटरमोलिकुलर बॉन्ड बनाते हैं और खुद की आइडेंटिटी के हिसाब से उनके वेपर प्रेशर है वो लेस हो जाता है, बराबर है। वेपर प्रेशर लेस हो जाता है सॉल्यूशन का। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे जो डाल्टन साहब है उन्होंने कुछ ऐसे मोल फ्रैक्शन, वेपर प्रेशर के ऊपर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इनके ऊपर एक रिलेशन दिया है। वो रिलेशन क्या है हम देखते हैं। चलो, P1 इक्वल टू x1 P1 नॉट, ये रिलेशन हमें याद है क्योंकि प्रेशर, कोई भी कंपोनेंट का प्रेशर है वो उनके वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शंस के ऊपर डिपेंड है, या तो उसके साथ मल्टीप्लाई में है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, अगर मैं इनको प्रेशर को सॉल्वेंट, द रिडक्शन इन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डेल्टा पीवी, तो इसको मैं डिफरेंस लूं। मान लो पहले का वेपर प्रेशर क्या था, उसके बाद का वेपर प्रेशर क्या है, तो उसका मैं डिफरेंस लूं, बराबर। तो डिफरेंस को डेल्टा P1 कहेंगे एंड 2 टाइम्स लेना है, स्टार्टिंग का एंड एंडिंग का। तो यहाँ पे लेंगे P1 नॉट इक्वल माइनस P1। क्लियर है? क्योंकि मैंने यहाँ पे डेल्टा लिया है तो स्टार्टिंग में कितना था और बाद में कितना है, और साथ साथ में क्या होगा x1। क्लियर स्टूडेंट्स? मैं जो बोल रही समझ में आ रहा है? क्या बोल रही हूं मैं? क्लियर नाउ स्टूडेंट्स? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डाल्टन ने हमें कुछ रिलेशन दिया है वेपर प्रेशर के ऊपर। तो रिलेशन क्या है हमें पता है, P1 इक्वल टू x1 P1 नॉट 0, मतलब इनिशियल है। नाउ अगर हम स्टार्टिंग का और एंडिंग का लेते तो यहाँ पे डेल्टा P1 लेंगे, तो डेल्टा P1 क्या होगा, डेल्टा P1 इक्वल टू इनिशियल माइनस वेपर प्रेशर फाइनल, इनिशियल P1 नॉट एंड P1 इक्वल टू, बट P1 की जगह मैं ये लिख सकती हूँ फर्स्ट इक्वेशन। सो P1 नॉट माइनस P1 नॉट x1। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ P1 में कॉमन निकालती हूँ, P1 नॉट, सो 1 माइनस x1, बट P1 नॉट 1 माइनस x1 इक्वल टू x2 हमने आगे कर लिया है कि x1 प्लस x2, x1 प्लस x2। अगर बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू आती है मोल फ्रैक्शन की 1। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि P1 इक्वल टू 1 माइनस x2। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ हम जानते हैं ये कि डेल्टा P1 इक्वल टू x2 P1 नॉट, बट यहाँ पे डेल्टा P1 इक्वल टू लोअरिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, तो वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, वेपर प्रेशर के ऊपर डिपेंड है और मोल फ्रैक्शन के ऊपर। तो यहाँ P1 नॉट इक्वल टू x2 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ x2। बट डेल्टा P1 क्या है मेरे पास, डेल्टा P1 इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ डेल्टा P1 की वैल्यू पुट in value of delta P1। So P1 नॉट माइनस P1 अपॉन बराबर है P1 नॉट इक्वल टू x2 इक्वल टू डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट। क्लियर स्टूडेंट्स? ये यहां तक वैल्यू मिली। नाउ अब हम जानते हैं रिलेटिव लोअरिंग पॉइंट में जो हम प्रेशर और इक्वल ऑफ मोल फ्रैक्शन को लेते हैं, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन x2 है तो x2 की वैल्यू लिखू मैं, तो यहाँ पे आएंगे P1 नॉट माइनस P1 इक्वल टू P1 नॉट। x2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, N2 मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट 2 के, तो N1 प्लस N2, बट यहाँ N1 इज वाटर है और N2 इज कंपोनेंट है। मान लो वाटर, या तो हम बोल सकते हैं सॉल्वेंट है।
और N2 इट सोल्यूट है, बट N2 है वो N1 की कंपैरिजन में बहुत लेस है, बहुत कम है, लेस है, मतलब N2 बहुत लेस है N1 की कंपैरिजन में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं N P1 नॉट P1 इक्वल टू P1 नॉट, और N2 को निग्लेक्ट करते हैं, निग्लेक्ट करते, तो यहाँ पे नीचे निग्लेक्ट करते तो N2 अपॉन N1। क्लियर स्टूडेंट्स, N2 अपॉन N1, बट N2 अपॉन N1 के उसको मॉल अगर हमें फाइंड करना तो हम क्या लिख सकते हैं, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू, स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है, इक्वल टू, नाउ N मतलब मोल, मोल मतलब क्या है, W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन M1। तो इसको यहाँ पे लिखूं तो क्या होगा मेरा, तो कि P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू W2 अपॉन M1 एंड W1 मल्टीप्लाई M2। सो ये मेरा कैलकुलेशन के बाद जो डाल्टन ने हमें फॉर्मूला दी वेट करने के लिए, वेट को फाइंड करने के लिए, M1 M2 को भी फाइंड कर सकते, मास को भी फाइंड कर सकते इससे, ये फॉर्मूला से। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर कंपोनेंट दो दिए हैं बाइनरी सॉल्यूशन में, एक का मास पता है दूसरे का पता नहीं है, तो इससे हम फाइंड कर सकते हैं वेपर प्रेशर के पास। क्लियर स्टूडेंट्स, बीच में थोड़ा इंस्ट्रक्शन हो गया है स्टूडेंट्स, तो इसको ऑलमोस्ट कंटिन्यू करें। वो थोड़ा यहाँ पे लाइट का प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए ये सब हुआ है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को कंटिन्यू करें। क्लियर, नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, नेक्स्ट है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि हम जानते हैं वेपर प्रेशर लिक्विड में जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो होता है लाइक दिस। मैं वाटर की बात कर रही हूं, इसमें वाटर है, उसको हम हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो उनका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, जल्दी से वेपर बनना वो स्टार्ट कर देंगे इस तरह से। तो ऑलमोस्ट कब होगा, तो क्या 100 डिग्री पे वो बल्क होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों 100 डिग्री पे वो बल्क होना स्टार्ट होता है, बिकॉज 100 डिग्री पे इनके वेपर प्रेशर, इनका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर से बहुत ही क्लोज हो जाता है, या तो इक्वल हो जाता है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या तो सॉल्वेंट इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, दोनों सेम हो जाते हैं, तभी वो बल्क करना स्टार्ट कर देते, मतलब उबलना स्टार्ट करते। 100 डिग्री पे ये सब सेम हो जाता है। उसका बार देखी जाए, मतलब एटमॉस्फेयर देखी जाए तो 1.013 बार इतना एटमॉस्फेयर दोनों का सेम होता है, इसीलिए वाटर है 100 डिग्री पे बल्क होता है। बट जैसे ही इनके अंदर, जैसे ही इनके अंदर कोई सॉल्वेंट के अंदर कोई सॉल्यूट ऐड करते हैं, सोल्यूट ऐड करते हैं लाइक NaCl, शुगर, कुछ भी करते हैं, तो इनका वेपर प्रेशर बनना कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर है वो कम बनेगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंस आएगा। बॉइलिंग पॉइंट तो क्या, अब नाउ वाटर 100 डिग्री पे बल्क होता था वैसे नहीं होगा, इसको हीट करने के लिए, मतलब बल्क करने के लिए उसको 100 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्योंकि ना अब उसके अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स है जो इनको जल्दी से बल्क वेपर में कन्वर्ट नहीं करने दे रहे, तो इसलिए उसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो 100 डिग्री से ज्यादा, तो वो बल्क कब करेंगे, तो कि इनका प्रेशर, सॉल्यूशन का प्रेशर, वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर जब सेम होगा तब, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो अब 100 डिग्री से ज्यादा होगा तभी होगा, 100 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर देंगे तभी होगा, क्योंकि अब ना उसके अंदर हम जितनी भी बात कर रहे हैं उनमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, और सॉल्वेंट है वो कौन सा है, वोलेटाइल, उनकी बात कर रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, तो नाउ ये है उसका टेम्परेचर और ये इनका वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर। तो नाउ
पहले उनका टेम्परेचर मान लो, यहाँ पे वेपर प्रेशर बन रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए टीबी लिखेंगे इसको। और इनिशियल मतलब एक अकेले सॉल्वेंट का है, तो यहाँ पे मिल जाता है मान लो, तो ये उनका है स्टार्टिंग का सॉल्वेंट का। नाउ सॉल्वेंट, नाउ उनका अब टेम्परेचर ज्यादा हुआ, तो ये टीबी है, और इनके बीच का डिफरेंस हुआ डेल्टा टीबी, और ये किसका है, सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज्यादा है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, ये सॉल्वेंट का और ये सॉल्यूशन का इतना चेंज हुआ। क्लियर ना? उसकी एक फॉर्मूला भी देख लेते हैं कि क्या है। हम जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट में चेंज हुआ डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। यस इली, दिस इज एलिवेशन पॉइंट, इसको एलिवेशन पॉइंट कहते हैं। क्लियर? एलिवेशन, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। नाउ सॉल्यूशन की हम बात करें तो हम जानते हैं डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू एम, क्योंकि हमने कितने कंपोनेंट ऐड किए हैं उनके ऊपर डिपेंड है। हमने पहले ही कहा, मान लो इसमें सुक्रोज ऐड किया, सॉल्यूशन वाटर के अंदर सुक्रोज ऐड किया, ग्लूकोज ऐड किया, ये NaCl ऐड किया, उसके खुद की प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड नहीं है। 1 ग्राम 1 मोल अगर सबका ऐड किया है तो बॉइलिंग पॉइंट में भी डिफरेंस सेम ही होगा, मतलब वो उसके मोल के ऊपर डिपेंड है, कितने हमने उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन लिया है, मोलारिटी के ऊपर डिपेंड है। डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी टू एम बराबर है के बी इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, के बी इक्वल टू कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट है, उसको मोलल भी बोल सकते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या तो उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ और केबी का यूनिट क्या आएगा, केबी का यूनिट केजी मतलब केल्विन केजी मोल इनवर्स, ये आएगा बराबर है। नाउ वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो अब m इक्वल टू क्या होगा, m मतलब मोलारिटी, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन 1000। हम मोलारिटी की फॉर्मूला जानते हैं, सो m इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाई W1। सो इसकी वैल्यू इस फर्स्ट में पुट करते हैं, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी और एम की वैल्यू 1000 मल्टीप्लाई W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाई W1। ये सारे रिलेशन हम जानते, पूरे चैप्टर में बार बार करें। मान लो मुझे M2 फाइंड करना है तो कर सकते हैं, डेल्टा टीबी को यहाँ रखेंगे, के बी मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई W2 अपॉन डेल्टा टीबी मल्टीप्लाई W1। हो गया स्टूडेंट्स ये हमारा, तो ये हमारी फॉर्मूला है फाइंड करने के लिए। तो ये है हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट स्टूडेंट्स। नाउ इससे हम डेल्टा टीबी के बी मास कुछ भी जो अननोन है, जो हमें नहीं दिया है, उसको हम फाइंड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, डिप्रेसिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। नाउ अब क्या है, तो क्या फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने वाटर लिया है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री बराबर, मतलब वो 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाता है, मतलब सॉलिड में कन्वर्ट होता है, सॉलिड में कन्वर्ट होता है। बट ये दिस इज सॉल्वेंट, ओनली सॉल्वेंट है, ये ओनली सॉल्वेंट है। बट जैसे ही इनके अंदर अब हम
कोई भी सोल्यूट को ऐड करेंगे, नाउ सोल्यूट कौन सा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल, एंड ये कौन सा है, वोलेटाइल, बराबर है। जैसे ही ऐड करते हैं ये फ्रीज होना 0 डिग्री पे नहीं करता, क्योंकि नाउ अब इनके अंदर सॉल्यूशन बन गया है। अब सॉल्यूशन जो बन गया है तो फ्रीजिंग कब करते, तो तब करते जो जो ये वाटर है वो सॉलिड में जिस टेम्परेचर पे कन्वर्ट होना स्टार्ट करते तब वो उसको फ्रीजिंग पॉइंट करते। तो सॉल्यूशन है वो अब इस 0 डिग्री पे कन्वर्ट नहीं होता सॉल्यूशन। लाइक दिक एग्जांपल लेते हैं, हम अपने घर में आइस बनाते तो 0 डिग्री पे वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है, बट उसी आइस की जो क्यूब बनाने वाली जो हमारी ट्रेज है उनमें हम या तो हम फ्रीजर में आइसक्रीम रखेंगे या तो कुछ भी रखेंगे तो उनको हमें टेम्परेचर लो करना पड़ेगा, बिकॉज ये आइसक्रीम है या तो एनी कोई भी और भी सॉल्यूशन रखेंगे तो उसको लो टेम्परेचर करना पड़ेगा। क्यों लो टेम्परेचर करना पड़ेगा, क्योंकि वो इस टेम्परेचर पे फ्रीज नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा लो है, क्योंकि लिक्विड फेज से उसको सॉलिड फेज में जाने के लिए टाइम लगता है और यहाँ पे 0 डिग्री पे वो हो जाता है। तो यहाँ पे भी एक हमें ग्राफ देके हमें समझाया हुआ है, दिस इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसको कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि वेपर प्रेशर है उसको सॉलिड में कन्वर्ट होने के लिए 0 डिग्री चाहिए सॉल्वेंट में जो वे वोलेटाइल है, बट सॉल्यूट में उसके ऐड करते हैं वो तो 0 डिग्री पे वो कन्वर्ट नहीं होते हैं। जब तक वो इक्वल नहीं होंगे, सॉलिड कंपोनेंट्स बनना स्टार्ट करने के इक्वल नहीं होंगे टेम्परेचर के साथ, तब तक वो सॉलिड बनना नहीं स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ वेपर प्रेशर और टेम्परेचर, जैसे मैं बात करूं सॉल्वेंट की, तो मान लो ये सॉल्वेंट है, बराबर है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है ये, मान लो। अब उसको लो टेम्परेचर करना पड़ेगा, लो टेम्परेचर, यहाँ पे वेपर प्रेशर भी कम करना पड़ेगा, लो टेम्परेचर करना पड़ेगा, इसको कहेंगे TF, बराबर, ये तो T है, और इसको कहेंगे, इसको TF इनिशियल कहेंगे और इसको TF, और बीच को कहेंगे डेल्टा TF। F मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसको अब देखो सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर भी कम हुई और टेम्परेचर भी कम हुआ, तो इतना डिफरेंस हुआ। ये क्या है, ये है सॉल्वेंट का और ये है सॉल्यूशन का। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे वेपर प्रेशर कम हुआ, तभी वो जब वो सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं उनके साथ जब उनका बैलेंस नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, तब तक वो सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होंगे। सो हमारे डाल्टन्स के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, तो कि डेल्टा TF इक्वल टू TF इनिशियल माइनस TF। सो हम यहाँ पे जानते हैं डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल टू, किसके ऊपर डिपेंड है, मोलारिटी के ऊपर डिपेंड है। सो डेल्टा TF इक्वल टू KFM, यहाँ पे KF क्या है, तो KF इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, और उसको बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ, ये तो डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ क्राइस्ट्रोपिक, मतलब सॉलिड बनना कांस्टेंट, के बराबर है यहाँ पे। नाउ हम जानते हैं मोलारिटी M इक्वल टू ने जो पीछे करा वही W2M2 अपॉन W1 1000। सो वैल्यू पुट करते हैं, डेल्टा TF इक्वल टू KF मल्टीप्लाई W2 बराबर मल्टीप्लाई 1000, डायरेक्ट कर ही देते हैं, M2 मल्टीप्लाई W1, क्लियर। सो M2 इक्वल टू KF मल्टीप्लाई W2 1000 अपॉन डेल्टा TF मल्टीप्लाई W1। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ
सो इस तरह से हम कुछ भी एनी M2 डेल्टा TF W कुछ भी W1 W2 जो अननोन है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। इसके ऊपर से और दो केप और केबी के फाइंड करने के लिए अगर वो नेचर के सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड है तो उसको फाइंड करने के लिए भी दो रिलेशन हमें दिए हुए हैं, जिसको हम देख लेते हैं। जो डायरेक्ट हमारा कहाँ पे यूज होगा, हमारा होगा यूज एग्जाम्पल में। सो R मल्टीप्लाई M1 इंटू TF स्क्वेयर। क्लियर स्टूडेंट्स, केप और केप बी की वैल्यू पुट करने के बाद उन्होंने लिया हुआ है। तो यहाँ पे हम अगर इसको नहीं लेते, उसको फिर से हम उसको नहीं लेते और इसको डायरेक्ट ही याद रख लेते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें ये किस तरह से लिया है वो हमें डिटेल में कुछ समझाया नहीं है, बट इसको हमने 11th के बेस पे लिया है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसको याद कर। ये H मतलब हीट हमने कितना दिया, ये डेल्टा H फ्यूजन एंड डेल्टा H वेपराइजेशन। दिस इज फ्यूजन एंड डेल्टा H वेपराइजेशन। तो ये हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में अब आगे का हम करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ तक स्टूडेंट्स। ओके, टेक केयर, बाय।